बाढ़ का कहर। बिहार में एक सोनपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में राहुल और सुजाता एक पति पत्नी रहा करते थे। सुजाता और राहुल शादी के बाद 5 साल बाद उन्हें एक बेटी होती है। वो बहुत ही सुंदर होती है। राहुल और सुजाता बेटी का नाम नैना रखते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। राहुल और सुजाता के घर सभी गांव के लोग आते हैं। आइए आइए, हमारी प्यारी सी बेटी को अपनी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद दें। राहुल, तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्यों भैया, क्या हुआ? मेरे घर एक नन्ही परी आई है। मुझे खुश नहीं होना चाहिए तो और क्या होना चाहिए? अरे राहुल, तुमने इसके भविष्य के बारे में सोचा है? लड़की है, एक ना एक दिन ये पराया धन तुम्हें छोड़कर चले ही जाएगी और तुम्हारा बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा? अरे राहुल, तुम खुद ही सोचो। वो तो लड़की है, उसे तो घर का काम ही करना है जिंदगी भर। तुम्हें कमाकर कौन खिलाएगा? हाँ बिल्कुल सही। मैं तो कह रही हूँ कि तुम इसे कहीं छोड़ आओ। नुकसान से ज्यादा ये लड़की तुम्हें और कुछ नहीं दे पाएगी। ये क्या बात करने जा रहे हो आप लोग? हमने आपको अपने घर में आमंत्रण इसलिए दिया था ताकि आप हमारी बेटी को आशीर्वाद दें, पर आप हैं कि इसके लिए इतना बुरा सोच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सभी को। ठीक है, हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे छोड़ आए। अरे भाई, केवल तो देखो, एक तो हम तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं और तुम हो कि हमारे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हो। हाँ, हम तो तुम्हें सच्चाई बता रहे थे। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अरे छोड़ो, इससे कहना तो बेकार है। बाद में पछताएगा तो खुद ही समझ आएगा कि लड़की होने से क्या हानि होती है। इतना कहकर सभी गांव वाले राहुल और सुजाता के घर से नैना को बिना आशीर्वाद दिए ही चले जाते हैं। राहुल रात में गांव वालों की बातों को सुनकर परेशान हो रहा था। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? सुबह गांव वाले आए थे, उन्हीं की बातें सोच रहा हूँ। कुछ तो सही कह रहे थे, लड़की तो पराया धन होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप भी गांव वालों की इन बेकार बातों पर विश्वास करते हैं? लड़कियां पराया धन कैसे हो सकती है? हमारी बेटी पराया धन नहीं है। सही कहती हो सुजाता, मैं ही गलत सोच रहा हूँ। लेकिन ये गांव वाले जब से नैना आई है तब से नफरत करने लगे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है। बेटियां चांद तक जा रही हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन ये गांव वाले पिछड़े हुए ही रह गए, कुछ समझते ही नहीं। उनको समझाने से कुछ नहीं होगा, वो नहीं समझेंगे। जब बदलाव होगा तो खुद चीजें बदल जाएंगी और ये बदलाव हम लाएंगे। नैना जब बड़ी होगी तो हम उसे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजेंगे, उसका भविष्य उज्जवल बनाएंगे और फिर वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। हाँ सुजाता, तुम सही कहती हो। अगर लड़कियां होने का सिर्फ नुकसान ही होता तो भगवान लड़कियों को बना रही क्यों? मैं इन गांव वालों को गलत साबित करूंगा और अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। कुछ सालों बाद नैना बड़ी होती है तो राहुल और सुजाता उसका स्कूल में दाखिला करा देते हैं। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह राहुल के बारे में बातें बनाने लगते हैं। अरे, ये राहुल का तो दिमाग खराब हो चुका है। लड़की को पढ़ाने के लिए घर से बाहर स्कूल भेज रहा है। हाँ सही कह रहे हो, ये राहुल अपनी बेटी को पढ़ाएगा तो बिगड़ जाएगी और उसकी देखा देखी हमारे घर की बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमें राहुल से जाके बात करनी होगी। हाँ सही कह रहे हैं आप। राहुल, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ भैया, क्या सुन रहे हैं आप? हमने सुना है कि तुम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हो। जी हाँ, अब पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल ही जाएंगे, खेत तो जाएंगे नहीं। अरे भाई, अगर तुम्हारी बेटी स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन सीखेगा? स्कूल छोड़ो और घर का काम सिखाओ ताकि वो तुम्हारी बीवी का घर में हाथ बटा सके। देखिए भैया, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। आप बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाओगे। नैना मेरी बेटी है और मैं ही इस बात का निर्णय लूंगा कि नैना स्कूल जाएगी या नहीं। और बात रही घर के काम सीखने की, तो जब इसकी सही उम्र होगी तब वो सीख लेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। अरे छोड़ो, ये राहुल तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। इतना कहकर गांव वाले राहुल के घर से चले जाते हैं। नैना जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी ही समझदार हो रही है। नैना स्कूल में हर कक्षा में पहला नंबर लाती है। नैना की पढ़ने की लगन देखकर राहुल और सुजाता उसे और आगे पढ़ने के बारे में सोचते हैं। अब नैना अपनी 12वीं कक्षा पास कर लेती है और कॉलेज में जाती है। बेटी,
हम क्या सोच रहे हैं कि नैना को आगे पढ़ाने के लिए हमें उसे शहर भेज देना चाहिए। हाँ सुजाता, तुम सही कह रही हो। यहाँ तो उससे अच्छी शिक्षा मिल नहीं पाएगी। शहर जाएगी तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। तुम बताओ नैना, तुम क्या चाहती हो? पिताजी, मैं एक कलेक्टर बनना चाहती हूँ और शहर में जाकर अच्छे कॉलेज से डिग्री लेना चाहती हूँ। इसीलिए मैं शहर जाने के लिए तैयार हूँ। राहुल नैना की राय जानकर बहुत खुश होता है। उसे शहर भेजने की तैयारी में जुट जाता है। वो अपनी एक खेत की जमीन बेचकर नैना की पढ़ाई में लगा देता है और नैना मन लगाकर पढ़ाई करती है। नैना की बढ़ती तरक्की को देखकर गांव वालों की नफरत राहुल के लिए और बढ़ जाती है। राहुल और सुजाता गांव में नैना को बहुत याद करते हैं और नैना भी शहर में अपने माँ बाप को बहुत याद करती है। 5 साल हो गए, मैं माँ और पिताजी से मिली तक नहीं। कोई बात नहीं, अगले महीने परीक्षा देकर मैं माँ और पिताजी से मिलने चली जाऊंगी। अगले महीने नैना अपनी परीक्षा देकर अपने गांव सोनपुर चली जाती है। नैना जब अपने गांव की तरफ आ रही होती है तो वह देखती है इतने सालों के बीतने के बाद भी उसके गांव में कोई बदलाव नहीं आया। इतने साल बीत गए, लेकिन मेरे गांव में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। अब तक तो यहाँ पक्की सड़क बन जानी चाहिए थी। लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाना चाहिए था। यहाँ की लड़कियाँ आज भी घरों में काम करती दिखाई दे रही हैं। इस उम्र में तो इनको स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहिए, और ये है कि अपना भविष्य खराब कर रही है। नैना को गांव की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिताजी, देखिए, मैं घर वापस आ गई। अरे मेरी बेटी, मेरी बच्ची हमारे पास वापस आ गई। अरे नैना, मेरी बच्ची, तूने तो हमें चौंका दिया। इतने सालों बाद अचानक कैसे आ गई? अरे सुजाता, खड़ी क्या हो? जाओ, जाके नैना के लिए खाना तैयार करके लाओ। बेचारी कितना बड़ा सफर तय करके आई है। अरे बेटा, इतने सालों बाद आई हो, अब थोड़ा महीनों बाद जाना। पिताजी, मैं यहाँ से अब नहीं जाऊंगी, अब यहीं पर रहूंगी। क्या? लेकिन क्यों? अब तुम शहर नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे? पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैंने यूपीएससी की परीक्षा भी दे दी है। और पिताजी, अगर पढ़कर कोई अच्छा काम नहीं करूंगी, अपने गांव में कोई सुधार नहीं लाऊंगी, तो मेरी पढ़ाई का क्या लाभ? क्या कह रही हो ये सब? इतनी पढ़ाई तुम्हें वापस इस गांव में रखने के लिए थोड़ी कराई है। क्या करोगी बदलाव करके? यहाँ कोई कुछ नहीं समझने वाला। पिताजी, अगर किसी ने शुरुआत की होगी तभी तो कोई बदलाव आएगा ना, और वो शुरुआत मैं करूंगी। क्या लगता है तुम्हें कि किसी ने कोई कोशिश नहीं करी होगी? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा जब तुम पैदा हुई थी तब इस गांव के लोगों ने कैसी कैसी बातें करी थी। अरे तुम्हें दूर छोड़कर आने तक को बोल दिया था। मैं लड़ा इन सब से, पर ये सब लोग नहीं माने। आज भी कोई तुम्हारे पढ़े लिखे होने पर गर्व नहीं करता। उल्टा लोग और नफरत करने लगे हैं। लोगों को तो लगता है कि हमने बेटी को पढ़ाकर कोई महापाप करा है। तो पिताजी, अब वक्त आ गया है मेरे खड़ा होने का। अब मैं इस बदलाव के लिए लड़ूंगी। अब मैं ही इस गांव में सुधार लाऊंगी। तुम्हें इतना पढ़ा दिया है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारी पढ़ाई ही अब तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। नैना अगले दिन गांव के सरपंच से मिलने जाती है। सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। जी, मैं राहुल जी की बेटी हूँ। अच्छा अच्छा, समझ आ गया। वही ना जिसने तुम्हें गांव के बाहर अकेले शहर पढ़ने भेजा था? जी सरपंच जी, मैं वही हूँ, और मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ और कुछ बताना भी चाहती हूँ। जी बोलिए। जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं शहर से वापस गांव आ रही थी तो मैंने गांव में पिछड़ापन देखा। मैंने देखा कि इस गांव में अभी तक कोई अच्छा बदलाव नहीं आया है। सड़क पहले के जैसी ही है, लोगों को उनकी आमदनी कम मिलती है और लड़कियों को पढ़ाई करने से रोका जा रहा है। ये क्या बोल रही हो? माना कि तुम शहर से पढ़ के आई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। हमारे गांव में औरतें मर्दों को सलाह नहीं देती। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, तुम नहीं। और बात रही गांव के पिछड़ेपन की, तो उसे मर्यादा कहते हैं। अरे अच्छा लगता है क्या घर की बेटियां, घर की इज्जत को ऐसे बाहर पढ़ाए लोगों के सामने पढ़ने जाने देना? आप बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आप जानते नहीं है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने गांव का बांध भी देखा है।
जो कि इतना कमजोर है कि नदी का तेज बहाव तक नहीं सह पाएगा और टूट जाएगा। अच्छा, जरा सा बढ़कर क्या आ गई? अब तुम हमें सिखाओगी और बदतमीजी करोगी? मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ। बस, हमें कुछ नहीं सुनना। नैना सरपंच की बात सुनकर वहां से वापस आ जाती है। क्या हुआ? उदास क्यों? पिताजी, मैं सरपंच जी से बात करने गई थी, पर उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। उनकी ये गलती एक दिन गांव का नुकसान करा देगी। मैंने तुम्हें पहले समझाया था, तुमने ही अपना समय बर्बाद किया। ये लोग बिना ठोकर खाए नहीं सुधरेंगे। सही कहा पिताजी। किसानों को बारिश के मौसम की वजह से बहुत हानि उठानी पड़ रही होती है, लेकिन गांव वाले इस बात से अनजान होते हैं। लेकिन अभी तो उन्हें बहुत कुछ देखना बाकी होता है। मूसलाधार बारिश होने से नदी बहाव बहुत तेज हो जाता है और उस बांध में दरार आ जाती है। फिर उसमें से धीरे धीरे करके नदी का पानी निकलने लगता है। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। मुझे डर है कि गांव में कोई खतरा ना आ जाए। बांध का पानी गांव में भरने लगता है और लोग घबरा जाते हैं। देखते ही देखते गांव में बाढ़ आ जाती है। सभी लोग उस बाढ़ के पानी को देखकर घबरा जाते हैं। गांव में पानी का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। देखते ही देखते वो पानी सभी के सिर तक पहुंच जाता है और लोग उसमें बहने लगते हैं। पूरा गांव तालाब की तरह पानी से भर जाता है। सभी के पालतू पशु, गाय, बकरी, भैंस और बाकी सब जानवर भी तैरने लगते हैं। हमें बचाओ, हमारा घर, हमारी संपत्ति सब पानी में बह गया। बचाओ कोई मेरे बेटे को, मेरा नन्हा सा बच्चा, कैसे बचाऊं मैं उसे? मेरा बच्चा वो बहुत छोटा है, उसे तैरना भी नहीं आता, वो बह जाएगा। कोई बचाओ उसे। अरे कोई हमारे परिवार को बचाओ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी गाय सब बाढ़ में बह गया। हे ईश्वर, अब क्या होगा हमारा? अब तुम ही रक्षा करो। नाना ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर इसी वक्त हम कुछ फैसला ले लेते तो आज ये गांव की हालत नहीं होती। अरे कोई हमारी रक्षा करो। ये सब उस कमजोर बांध की वजह से हुआ है। हमें जल्द ही कोई उपाय सोचना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। हाँ नैना, कुछ सोचो। याद आया पिताजी, आपको याद है जब मैं छोटी थी तब आप मुझे उस पहाड़ वाले शिव मंदिर पर ले जाया करते थे? वो थोड़ी ऊंचाई पर था। हाँ हाँ मुझे याद है। हमें सभी गांव वालों को उसी जगह ले जाना होगा। वहाँ बाढ़ के पानी का स्तर कम होगा। नैना सभी गांव वालों को पहाड़ी वाले शिव मंदिर के पास ले जाने की सलाह देती है। सभी गांव वाले ध्यान से सुनिए, हमें जल्दी ही पहाड़ी वाले शिव मंदिर की ओर निकलना होगा। वहाँ पानी का स्तर कम हो सकता है। कृपया आप सभी वहाँ जल्दी पहुँचे। नैना बहुत अच्छी सलाह दी है, हम सभी को जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। सभी लोग एकता के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए धीरे धीरे पहाड़ी वाले शिव मंदिर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग शिव मंदिर तक पहुंचते हैं तो बारिश और तेज हो जाती है और बादलों में बिजली कड़कने लगती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बिजली इतनी तेज कड़क रही है, अगर ये हमारे ऊपर गिर गई तो। मेरे बच्चे, तू डर मत, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। इस बाढ़ की वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया है। फसल भी बर्बाद हो गई और मेरी बीवी का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये बाढ़ इतनी ज्यादा भयानक है, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग के घर बर्बाद हुए, उनके खेत बर्बाद हो गए। मैं जानती हूँ ये समय अभी आप सबके लिए बहुत भयानक है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। मैंने रेस्क्यू टीम हमारे गांव की तरफ बुलवा ली है। वो अभी हमारी मदद करने के लिए आते होंगे। जैसे ही वो आएंगे हम सब सुरक्षित बच जाएंगे। बस कुछ देर और इंतजार कर लीजिए, वो आते ही होंगे। बेटा नैना, हमें माफ कर दो। अगर तुम्हारी बात पहले ही मानकर हम उस बांध में कुछ मरम्मत करवा देते तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। कितने लोगों की जान बच जाती। सरपंच जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और अभी ये समय बातें करने का नहीं, अभी ये वक्त है गांव के लोगों को संभालने का। हालांकि बारिश अभी भी नहीं रुकती, खतरा अभी भी गांव वालों के सिर पर ही मंडरा रहा था, पर नैना हार नहीं मानती और गांव वालों को प्रोत्साहित करती है। नैना के संपर्क करने पर शिव मंदिर तक रेस्क्यू टीम वाले लोगों को बचाने आ जाते हैं।
अरे वो देखो, रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर, ये लोग आ गए हमें बचाने। सभी गांव वाले रेस्क्यू टीम को देखकर खुश हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम गांव वालों को बचाने लगते हैं। जो लोग बाढ़ में डूब जाते हैं उनको निकालकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। रेस्क्यू टीम गांव वालों के लिए खाने का भी सामान लेकर आते हैं। रेस्क्यू टीम आने से गांव वाले को थोड़ी शांति मिलती है और पानी का स्तर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लोग धीरे धीरे करके अपने घर की ओर निकल जाते हैं। हे भगवान, इस बाढ़ ने तो हमारा घर और हमारा खेत सब तबाह करके रख दिया है। अब हम कहाँ रहेंगे और कैसे कमाएंगे? आप सभी लोग चिंता ना करें। जैसे हमने एकजुट होकर इस बाढ़ का सामना किया है, वैसे ही हम इस मुश्किल से भी निपट लेंगे। हाँ, सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर कुछ शुरुआत करेंगे और देखिएगा, हमारा गांव पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नैना बेटा, मैं गांव वालों के साथ मिलकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी सोच गलत थी और औरतों का स्थान सिर्फ घर के रसोई घर में नहीं होता है। आप जैसी समझदार बेटी तो पूरे देश को संभाल सकती है, तो ये गांव क्या चीज है? मुझे आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम जब मेरे घर मुझसे मेरे गांव के विकास के लिए बात करने आई थी, तब मेरी आंख पर झूठी परंपरा की पट्टी बंधी थी, जो अब तुम्हारी काबिलियत देखकर उतर चुकी है। हाँ नैना, तुम्हें हमने बचपन से इतना टोका है, तुम्हारी लड़की होने पर तुम्हारी काबिलियत को कम समझा। काश हम तुम्हें घर की लक्ष्मी समझ पाते, तुम्हें तुम्हारे पिताजी की तरह आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे पाते। सच में अगर बेटी हो तो तुम्हारे जैसी हो। तो आज मैं अपने गांव के भले के लिए फैसला करता हूँ कि अब से हर घर की लड़की पढ़ेगी और सभी लड़कियों का पढ़ना जरूरी होगा। जिस भी परिवार ने अपनी बेटी को पढ़ने से रोका, तो उसे एक जुर्म माना जाएगा। अब हर लड़की नैना जैसी बनेगी और इस गांव का भला करेगी। सरपंच जी और आप सभी गांव वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। कुछ ही दिनों बाद नैना का परीक्षा यूपीएससी रिजल्ट निकल कर आ जाता है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं फेल हो गई तो? मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर पास हो जाओगी। नैना का रिजल्ट आ जाता है। पिताजी, मैं पास हो गई, मैं आईपीएस बन गई। मुझे पता था मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। आज तो मैं गांव में सबको लड्डू खिला कर आऊंगा। मेरी बेटी ने आज मुझे बहुत गर्व महसूस करवाया है।